हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बिहार बोर्ड स्टडी पॉइंट प्रिंस सर। आज के क्लास में हम लोग क्लास 12th का विषय हिंदी पढ़ने वाले हैं और उसका काव्य खंड का चैप्टर 10 यानी कि पार्ट 10, उसका ये पार्ट 1 है जिसमें हम अधिनायक, पाठ का नाम अधिनायक और इसके कवि का नाम है रघुवीर सहाय। तो इसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। जैसा कि पाठ का नाम है अधिनायक, तो आप लोग राष्ट्रगान जरूर जानते होंगे कि जनगण मन अधिनायक जय हो। उसी अधिनायक शब्द के बारे में कवि ने इस पाठ में वर्णन किया है कि उस अधिनायक का हमारे जीवन में क्या महत्व है, उस अधिनायक का क्या अर्थ होता है। इस पाठ में हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए पार्ट 1 को शुरू करते हैं। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें। तो स्टार्ट करते हैं। पहले हम कवि का परिचय और उसके बाद से कविता का अर्थ समझेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमारे कवि हैं जिनके बारे में हम लोग पढ़ने वाले। आपकी किताब में भी चित्र दिया होगा। इनका जन्म हुआ है 9 दिसंबर 1929 को और निधन हुआ है 30 दिसंबर 1990 को। यानी जन्म भी दिसंबर में और मृत्यु भी दिसंबर में ही हुआ है। जन्म स्थान है लखनऊ, उत्तर प्रदेश। ये भी कहाँ के रहने वाले हैं? तो आपको जितने भी कवि लेखक मिल रहे हैं ज़्यादातर कहाँ के मिलते हैं? उत्तर प्रदेश के ही होते हैं। पता नहीं इतना कवि कहाँ से पैदा होते हैं वहाँ पे। पिता का नाम है हरदेव सहाय, जो एक शिक्षक थे। उनके पिताजी क्या थे? एक शिक्षक थे। उनके पिताजी का नाम क्या है? हरदेव सहाय। शिक्षा यानी पढ़ाई लिखाई उन्होंने किया है MA अंग्रेजी से। किस विषय से? अंग्रेजी से, लखनऊ विश्वविद्यालय लखनऊ से। विशेष अभिरुचि इनका इंटरेस्ट रहा है संगीत सुनने में और फिल्म देखने में। मतलब इनको सबसे ज़्यादा मज़ा किस में आता है? गाना सुनने में, फिल्म देखने में। हर किसी का अपना अपना एक इंटरेस्ट होता है, अभिरुचि होता है। गतिविधि, अपनी और समकालीन कविता के वाचन के लिए कौमुदी नामक कविता केंद्र की स्थापना और संचालन। कौन कौन से सम्मान मिले हैं? तो हम लोग भूल गए हैं के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार। यानी इन्होंने कविता लिखा था हम लोग भूल गए हैं, लोग भूल गए हैं, इसके लिए उन्होंने कौन सा पुरस्कार मिला था? साहित्य अकादमी पुरस्कार। अब है वृत्ति, मतलब कि आमदनी। तो आमदनी उनका है पत्रकारिता से। कहाँ से? पत्रकारिता, मतलब कि वो पत्रकार का काम करते थे। नवजीवन लखनऊ से आरंभ किए थे। नवजीवन नाम का एक पत्रकार, मतलब पत्र था। जैसे हिंदुस्तान प्रभात खबर होता है ना, तो उस समय चलता था एक अखबार नवजीवन, जिसमें ये काम करते थे। फिर समाचार विभाग आकाशवाणी नई दिल्ली और फिर नव भारत टाइम्स नई दिल्ली में विशेष संवाददाता 1979 से 1982 तक। 3 वर्षों तक ये एक पत्रकार के रूप में वहाँ काम किए दिल्ली में। दिनमान समाचार साप्ताहिक नई दिल्ली के प्रधान संपादक भी रहे हैं। भारतीय प्रेस परिषद के सदस्य भी रहे हैं। कृतियाँ इन्होंने क्या क्या लिखा है? तो सबसे पहले कविता में देखा जाए तो कविता उन्होंने लिखा है दूसरे सप्तक में एक कवि के रूप में शामिल, सीढ़ियों पर धूप में, आत्महत्या के विरुद्ध, हंसो हंसो जल्दी हंसो, लोग भूल गए हैं, कुछ पत्ते कुछ चिट्ठियाँ। ये इनकी कविताएं हैं। ये सारी इनकी क्या है? कविताएं हैं। अब कहानियाँ, सीढ़ियों पर धूप में, रास्ता उधर से है, जो आदमी हम बना रहे हैं, ये कहानियाँ हैं। निबंध है सीढ़ियों पर धूप में, दिल्ली मेरा प्रदेश, लिखते कारण कबे हुए सुखी वे और नहीं होंगे मारे जाएंगे, यथार्थ यथास्थिति नहीं। इसके अतिरिक्त अनुवाद कार्य भी। संपूर्ण रचनावली 6 खंडों में राजकमल प्रकाशन नई दिल्ली से प्रकाशित। स्वतंत्रता के बाद की भारत की बहुदलीय संसदीय राजनीति तथा एक पिछड़े सामंती सामाजिक ढांचे में सामाजिक ढांचे में लोकतांत्रिक व्यवस्था की प्रतिष्ठा और विकास के सामाजिक राजनीतिक परिवेश में रघुवीर सहाय का रचना कर्म और पत्रकारिता अपना रूपाकार ग्रहण करते हैं। रघुवीर सहाय 20वीं सदी के उत्तरार्ध के एक प्रमुख एवं महत्वपूर्ण कवि तथा पत्रकार हैं, जिनके रचना कर्म और पत्रकारिता का आगे की पीढ़ियों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा। उन्होंने कहानियाँ भी लिखी हैं और वे अनेक कारणों से बहुमूल्य मानी जाती हैं। इसके अतिरिक्त रघुवीर सहाय ने विश्व साहित्य से अनेक कृतियों का, विशेष रूप से नाट्य, कथा आदि विधाओं की कृतियों का हिंदी में भी अनुवाद किया है।
जो उनके रचना कर्म का ही एक अनिवार्य अंग है। रघुवीर सहाय छठे दशक के प्रारंभ में ही अज्ञेय द्वारा संपादित प्रयोगवादी संकलन दूसरा सप्तक में एक कवि के रूप में सामने आए थे। मतलब किस दशक में एक कवि के रूप में आए थे? तो छठे दशक में। छठा दशक मतलब 1960 से 1970 के बीच की बात हो रही है, और दूसरे सप्तक के रूप में एक कवि के रूप में आए थे। अज्ञेय के सप्तकों और प्रयोगवाद की सबसे बड़ी भूमिका यह है कि छायावाद आदि पिछले काव्य आंदोलनों के बचे खुचे प्रभावों और संस्कारों से नए प्रयोगों द्वारा पूरी तरह मुक्त होकर कविता की अग्रगति और विकास के लिए नई सूचना भूमि, नई भाषा, मुहावरा और रचना तंत्र की उद्भावना की शुरुआत हुई। सप्तकों और प्रयोगवाद के द्वारा वास्तविक अर्थों में समवेत रूप से नई कविता की पीठिका रची जा सकी तथा नई साहित्य चिंतन और रचना उपक्रम की प्रस्तावना की जा सकी। दूसरा सप्तक के 7 कवियों में रघुवीर सहाय संवेदना, सरोकार, विषय वस्तु, अनुभव, भाषा, शिल्प आदि अनेक तलों पर अपने संकल्प और व्यवहार में नई थी। उनकी विशिष्ट मनोरचना और व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति कहानियों और उनकी पत्रकारिता में भी हुई एक नया क्षितिज खुल पड़ा। निश्चय ही इस बड़ी युगांतकारी घटना में अनेक कवियों, रचनाकारों की भूमिका थी। यह एक सामूहिक प्रयत्न था। यार, इस सामूहिक प्रवन में रघुवीर सहाय बिना अगल बगल झांके अपनी समूची क्षमता और ईमानदार संलग्नता के साथ जुटे रहे। यह सिलसिला आगे तक चलता रहा और लगभग उनके रचना दर्शन का अंग बन गया। रघुवीर सहाय की कविता ऊपर कथित अपने परिवेश से उलझकर और उसके प्रति अनुभूत सच्चाई की साहसपूर्ण प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए ही अपना औचित्य और सार्थकता हासिल करती है। कई बार यह प्रतिक्रिया निर्मम, तीखी और दाहक में हो उठती है, पर ऐसा हरगिज नहीं होता कि इस निर्ममता और दाहकता के लिए कभी अपने पीठ तोके, इसमें रस या सुख पाए, इसे अपनी वीर मुद्रा बना ले और दूसरे शब्दों में यह उसकी कविता की आभूषण संपदा बन जाए। रघुवीर सहाय व्यंग, कटाक्ष, घृणा और क्रोध का बहुधा उपयोग करते हैं। कई सार्थक उपयोग, किंतु उद्देश्य में निहितार्थ परपीड़न का सुख नहीं होता। सच्ची रचनात्मकता या कहें अर्थपूर्ण नई सामाजिकता होती है। जातिवादी, ऊंच नीच, अमीर गरीब आदि विभाजनों पर टिकी हुई सामाजिक संरचना, स्वार्थ दोहन, ठगी और पाखंड पर टिकी हुई राजनीति और संस्कृति को लेकर रघुवीर सहाय सतत सजग और सचेत रहते हैं। उन्हें सौंदर्य से ज़्यादा हमेशा इन सत्य कवि कर्म का ध्येय लगता रहा है, बल्कि यह कहना शायद अधिक उपयुक्त हो कि सच के साहसपूर्ण उद्घाटन में ही उनके निकट सौंदर्य के लिए सूरत निकल पाती रही है। ऐतिहासिक परिस्थितियों के दबाव में बदलते जाने की लाचारी में लगातार काइयाँ और धूर्त बनते जाते समाज के समानांतर रघुवीर सहाय को अपनी कविता जमीन, पैंतरे और चरित्र बार बार बदलने रहने पड़े, और यही कवि की रचना यात्रा रही, कभी थकने न देने वाली, हमेशा चौकस। आगे है, यहाँ प्रस्तुत कविता उनके संग्रह आत्महत्या के विरुद्ध से ली गई। यानी जो हम लोग कविता पढ़ने वाले हैं वो किस संग्रह से लिया गया है? आत्महत्या के विरुद्ध। इस लाइन को याद रखेंगे। और एक व्यंग कविता है, ऐसी व्यंग कविता जिसमें हास्य नहीं, मतलब इसमें हंसी नहीं है। आज़ादी के बाद के स्तनधारी वर्ग के प्रति रोषपूर्ण तीक्ष्ण कटाक्ष है। राष्ट्रीय गान में निहित अधिनायक शब्द को लेकर यह व्यंग्यात्मक कटाक्ष है। आज़ादी हासिल होने के इतने वर्षों के बाद भी आम आदमी की हालत में कोई बदलाव नहीं है। मतलब कवि का कहना है कि आज़ादी को इतने साल हो गया, लेकिन अभी तक लोगों की स्थिति अच्छी नहीं हुई। आखिर सरकार क्या कर रही है? कविता में हरचरना इसी आम आदमी का प्रतिनिधि है। इसमें हरचरना शब्द का जो प्रयोग किया गया है वो आम आदमी के लिए किया गया है। किसके लिए किया गया है? आम आदमी। तो आम आदमी कौन है जी? हम ही लोग क्या है? आम आदमी है। वह एक स्कूल जाने वाला बदहाल गरीब लड़का है जो अपनी आर्थिक सामाजिक हालत के विपरीत औपचारिकता व सरकारी स्कूल में पढ़ता है। राष्ट्रीय त्यौहार के दिन झंडा फहराए जाने के जलसे में वह फटा सुधरना पहने वही राष्ट्रगान दोहराता है जिसमें इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में भी न जाने किस अधिनायक का गुणगान किया गया है। सत्ताधारी वर्ग बदले हुए जनतांत्रिक संविधान से चलती इस व्यवस्था में भी राजसी ठाट बाट वाले भड़कीले रूप दूब के साथ इस जलसे में शिरकत कर अपना गुणगान अधिनायक के रूप में करवाए जा रहे हैं। कविता में निहितार्थ ध्वनि यह है मानो इस स्तनधारी वर्ग की प्रचंड लालसा हो सचमुच अधिनायक अर्थात तानाशाह बनने की। यहाँ पे रघुवीर शाही लिखते हैं
समाज में रहते हुए मैं दाढ़ी बढ़ाकर नहीं घूमता, कपड़े इस तरह के नहीं पहनता कि लोग कह रहे वह देखो कभी आया, और इस बात तरह से नहीं करता कि लोग परे हटकर अदब से बैठे। कहते हैं मैं कवि हूँ, लेकिन ऐसा कपड़ा नहीं पहनता, ऐसा वेशभूषा बना के नहीं रखता हूँ कि लगे कि कोई कवि आ रहा है। मैं अपना एक अलग डिजाइन अपनी स्वच्छंदता के साथ जीता हूँ, आज़ादी के साथ जीता हूँ। पर बात इस तरह जरूर करता हूँ कि सिर्फ वे लोग दोबारा मिलना चाहें जो निर्भय हैं और बिना अकारण आदर दिखाए या अकारण आदर मांगे दोबारा मिल सकते हैं। तो ये बात रघुवीर सहाय ने अपने बारे में कहा है। और आगे देखते हैं, इनकी कविता का नाम है अधिनायक। क्या कहते हैं अधिनायक में? वो पहली पंक्ति में कहते हैं, राष्ट्रगीत में भला कौन वह भारत भाग्य विधाता है, फटा सुथन्ना पहने जिसका गुण हर चरना गाता है। जैसा कि अभी आप लोगों ने पढ़ा कि हर चरना एक आम आदमी है और वो राष्ट्रगान गाता है कि जनगण मन अधिनायक जय है, भारत भाग्य विधाता। हम लोग पढ़ते हैं ना, तो कहते हैं कि पता नहीं राष्ट्रगीत में भाग्य विधाता कौन है, जिसका गुणगान फटा सुथन्ना पहले हर चरना कर रहा है। कि मतलब राष्ट्रगीत में भला वह कौन भाग्य विधाता है जिसके बारे में ये लड़का जो फटा पुराना कपड़ा पहना हुआ है उसका गीत गा रहा है। इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में पता नहीं किसका गुणगान किया जा रहा है। मतलब कि ऐसे हम लोग जनगण मन गाते हैं कि लगता है कि हमारा देश पूरा विकास कर चुका है, सारे लोग अमीर हो चुके हैं, लेकिन जो खुद गा रहा है वो खुद भिखारी की अवस्था में जी रहा है। तो वो हमारे देश के नेताओं पर व्यंग मारते हैं कि आप लोग स्थिति को सुधारिए, नहीं तो ये जनगण भी बेकार हो जाएगा, इसका कोई अर्थ नहीं रह जाएगा। अगले पंक्ति में कहते हैं, मखमल टमटम बलम तुरही, पगड़ी छत्र चवर के साथ, तोप छुड़ाकर ढोल बजाकर जय जय कौन कराता है। फिर कहते हैं, मखमल का नाम आप लोग सुने हैं? मखमल का कपड़ा आता है, बड़ा ही मुलायम होता है। टमटम बल्लभ तुरही, ये मखमल का कपड़ा पहने हुए और टमटम पर सवार। टमटम पर सवार का अर्थ होता है, पहले घोड़ा गाड़ी समझते हैं ना, टमटम बोला जाता है उसको। तुरही आदि राजसी प्रतीकों के साथ पगड़ी धारण किए हुए सिर के ऊपर छाता, और जिसके पीछे लोग चंवर हिला रहे हैं। चंवर हिलाना मतलब आप लोगों ने देखा होगा, राजा महाराजा के अगल बगल दो दासी होती है चाहे नौकर, वो बड़का बेनवा नहीं हिलाता है इसे करके। तो यहाँ पे बात व्यंग किया जा रहा है उस प्रधानमंत्री उस राष्ट्रपति पर कि ये लोग जो बैठ के रथ में आते हैं, उस रथ में ये लोग बैठ के जाते हैं, और आगे पीछे जो ये सेना चल रही है और चंवर डुलाया जा रहा है, किसके लिए किया जा रहा है, क्यों किया जा रहा है, इन्होंने कौन सा बड़ा काम कर दिया है। तोप छुड़ाकर ढोल बजाकर, उनके स्वागत में तोप छोड़ा जाता है, गोलियां चलाई जाती है। आप लोग देखिएगा 26 जनवरी 15 अगस्त को ढोल बजाया जाता है, पूरा मतलब बैंड बाजा बजता है, जय जय कौन कराता है। और ये तोपों की सलामी दिलवाना, ढोल नगाड़े बजवाना, ये किसकी जय जयकार हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्या कारण है इसका जय जयकार होने का? कोई मतलब नहीं है इन लोगों का जय जयकार करने का। आगे फिर कभी कहते हैं अगले पंक्ति में, पूरब पश्चिम से आते हैं नंगे बुचे नर कंकाल, सिंहासन पर बैठा उनके तमगे कौन लगाता है। यानी कि फिर कभी कहना है कि राष्ट्रीय त्योहारों पर सभी दिशाओं से जनता नंगे पांव आती है, यानी कि इस झंडा को देखने के लिए हर दिशा से, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण हर दिशा से लोग नंगे पांव आते। नंगे बूचे नर कंकाल मतलब लोग नंगे पांव वहां पे पहुंचते हैं। और सिंहासन पर बैठा उनके तमगे कौन लगाता है। और गरीब किसानों की कमाई खाकर जो जनप्रतिनिधि, जो विधायक, जो मंत्री, जो प्रधानमंत्री बने हैं, उनको मेडल भी दिया जाता है। आखिर इनको ये तमगा मतलब मेडल होता है, ये मेडल देने का क्या अर्थ है, क्या जरूरी है सिंहासन पर बैठने वाले व्यक्ति को मेडल देने का? क्या किया है इसने इस देश के लिए? मतलब वो व्यंग, शुरू में ही क्या बोले थे, व्यंग है, ये शिकायत होता है, घुमा फिरा कर बेइज्जती करना। फिर कहते हैं, कौन कौन है वह जनगण मन, यानी इसमें से कौन कौन जन है, गण है, मन है। अधिनायक वह महाबली, डरा हुआ मन बेमन जिसका बाजा रोज बजाता है। यानी इस लोकतांत्रिक देश में महाबली कौन है? गरीब और मध्य वर्गीय लोगों के मन पर, जो अपने गरीबों के मन पर अधिकार जमा रहा है, लोग न चाहते हुए भी। डरा हुआ मन, बेमन, बेमन मतलब होता है बिना मन का, मन नहीं चाहता है फिर भी उसके डर से उसको महाबली का गुणगान कर रहे हैं, बाजा बजा जय जयकार कर रहे हैं। तो आखिर ये क्यों? तो ये कविता है किनकी जी?
तो ये कविता है रघुवीर सहाय की, इसको आप लोग नोट कर लेंगे। और इसके अगले पार्ट में हम इसके ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन को जानेंगे। तो आज के लिए इतना ही।